हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप लोग देखते डीएसके टॉक्स। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। ये जो नॉमिनेशन का जो टास्क हुआ था, माइंड ब्लोइंग टास्क था मियां, क्या जबरदस्त टास्क था। हालांकि इस टास्क में ये जो कंटेस्टेंट थे इन सब के पास मौके थे। अब किसी ने मौके पर चौका मार दिया तो किसी को मौका चौका ये इग्नोर करके धोखा मिल गया है। धोखा किसको मिला है? और धोखा जिसे मिला है ना, उसे किसी और से नहीं, अपनों से ही धोखा मिला है। और इस जिस इंसान को धोखा मिला है वो है ईशा। ईशा के बड़े भैया ये विकी भैया, और विकी भैया की जो अर्धांगिनी है, क्या नाम होता उनका, अंकिता मैडम। फर्स्ट वीकेंड का बारे में कहा बोल रही थी ये अंकिता मैडम की मैं ईशा को प्रोटेक्ट करूंगी। ईशा को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं अंकिता, और ईशा का पत्ता कट करने की प्लान करता है अंकिता का ही एकदम चापलूस नंबर 1 मुनव्वर, जिसके साथ वो वॉक पर टॉक करती फिरती हैं। और इन्हीं अंकिता मैडम के जो पतिदेव हैं विकी, वो इस एपिसोड में अभिषेक को समझा रहे थे कि भाई वो ईशा तेरी वजह से ही दिखती है, तू कट ऑफ कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। बाद में ये चीज़ जब ईशा को पता चलती है सना के थ्रू, तो आपने देखा कहीं से ईशा जाती है कॉन्फ्रेंट करने के लिए विकी भैया से। विकी भैया बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। विकी भैया उस शाणे कौए की तरह है जो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। वो एक्चुअली में विकास गुप्ता बनना चाहते हैं, बट बन के रह गए हैं विकी भैया करणवीर द कोबरा। गजब बेइज्जती है। तो विकी भैया बहुत ज़्यादा शाणपत्ती कर रहे हैं, और इस शाणपत्ती के चक्कर में उनका हर एपिसोड में पोपट पर पोपट हुए जा रहा है। और आश्चर्य की बात है, इन सारी चीज़ों को बड़ी ही बेशर्मी से विकी भैया एकदम टाल करके निकल जाते हैं, जबकि वो बंदा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर के आया था। लेकिन होता है ना कि आप बहुत सारे सीजन घोट घाट के आते हो, बट हर सीजन अलग होता है, हर सीजन में लोग अलग होते हैं। पिछले सीजन में जो चीज़ें चल गई, ज़रूरी नहीं कि इस सीजन में भी वो चीज़ें चल जाए। तो भाई जैसी बॉल आए ना उस हिसाब से खेलना चाहिए। लेकिन विकी भैया ये सोच करके आए हैं कि वो हर बॉल पर छक्का मारने जाएंगे। इस चक्कर में वो 2-3 बार तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। पहला ही जब वीक था तो विकी भैया को मदारी बोल दिया था बिग बॉस ने। तो विकी भैया बहुत तेज चलना चाहते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए। अच्छा, रुकने से याद आया कि मैं रुक जाता हूँ और आपको याद दिला देता हूँ कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये जो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि वो डांस वांस और फिर किचन में भसड़ मचनी शुरू हो जाती है। आलू ज़्यादा कट गए, वहीं मुनव्वर फारूकी जो है, अच्छा मुनव्वर फारूकी से मुझे एक बात याद आई। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा खुलासा था यार कि लॉकडाउन कोरोना के टाइम पर मुनव्वर फारूकी उसी सोसाइटी में रुका था तकरीबन 1 साल जहां पर अभी मैं रह रहा हूं। और इस बात का खुलासा मेरी वाइफ की एक फ्रेंड ने, जो कि मेरे रिव्यू भी देखती है, और कह रही थी मेरी वाइफ से कि आपके हस्बैंड जिस इंसान को इतना ज़्यादा नापसंद करते, वो कोरोना के टाइम पर अपनी ही सोसाइटी, अपनी बिल्डिंग में 1 साल रह के गया। बताओ, हमारी बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग में तो खैर मैं अभी आया हूँ, मतलब जिस बिल्डिंग में मैं अब आया हूँ वहां पर मुनव्वर फारूकी 1 साल रह के गया कोरोना के टाइम। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक खुलासा था। और जो पड़ोस वाली जो एक भाभी हैं, वो कह रही थी कि वो रह के गया है वहाँ पर। मतलब आप बताइए भाई साहब, हमारी नाक के नीचे वो रह के गया और हमें पता ही नहीं। खैर अच्छा है, वो सेलिब्रिटी बन चुका है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसके फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। और नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी मुनव्वर काफ़ी अच्छा खेला है। और ये तारीफ़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने कहा था कि आप उसके लिए थोड़ा अच्छा बोल देना, तो मैंने इतना अच्छा बोल दिया। आई थिंक इतने में वो खुश हो चुके होंगे। हालांकि ये जो मुनव्वर फारूकी है ना, वो बहुत ही शाना खिलाड़ी है, उसे कैमरा अपनी तरफ खींचना आता है। बट मुनव्वर फारूकी का डबल स्टैंडर्ड और दोगलापन आपने नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी देखा था। जो लॉजिक और जो रीजन दिए थे ना इसने मुनव्वर ने ईशा के लिए, कि वो कन्वीनियंट के आधार पर बोलती हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ मुद्दा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें उन्हें फुटेज मिल सकता है, तो हाँ मेरे को बता, मेरे को बता। लेकिन जहां उन्हें लगता है कि वहां उनके लिए स्कोप नहीं है, तो मेरे को क्यों बता रहा है। तो इसका जब काउंटर करा था ईशा ने कि मुनव्वर आप भी यही करते हो, 4 लोगों के बीच में बड़े एकदम दहाड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जहां आपको लगता है कि आपकी दाल नहीं गलेगी तो आप कि वहां पर फट जाती है। तो मुनव्वर क्या बोला था कि जहां मेरे को बोलना होता है मैं बोल देता हूं कैमरे पर। मतलब आप समझ रहे हैं, मुनव्वर का जो गेम है ना वही लॉकअप वाला। वहां पर भी मुनव्वर फारूकी जो कंटेस्टेंट रहते थे ना, वहां पर खुलकर इतना नहीं बोलता था, कैमरे पर आकर के बोला करता था कि मैं अभी ये करने वाला हूं। मतलब तू अंदर कंटेस्टेंट के साथ गेम खेलने गया है या फिर बाहर ऑडियंस के साथ गेम खेलने आया है। अगर जो लॉजिक ये ईशा के ऊपर चिपका रहा था कि ईशा कन्वीनियंस के आधार पर मुद्दे उठाती है, कन्वीनियंस के आधार पर ओपिनियन देती है, तो सेम चीज तो मुनव्वर भी करता है। तो वही चीज आप ईशा के लिए कैसे बोल सकते हो जब आप खुद भी वही चीज कर रहे हो। तो ईशा ने यहाँ पर करारा जवाब दिया, तो मुनव्वर इधर उधर के बंगले झांकने लगा और मेरे को जहां बोलना था कैमरे पर बोल देता। मतलब ये कौन सा जवाब होता है? यही जवाब कोई और देता ना, तो आप देखते कि मुनव्वर कैसे पॉइंट पकड़ता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ऐसा ही पॉइंट आई थिंक फर्स्ट वीकेंड का बार में इसने जब खानजादी ने कहा था कि कैमरा देख रहा है, तो मुनव्वर क्या बोला था, क्या कैमरा, ये क्या होता है। तब वो विकी भैया का सस्ता वकील बना था और विकी भैया को डिफेंड कर रहा था कि विकी भैया कोने कोने में कोई
गेम की चर्चा नहीं करते, जबकि इस एपिसोड के स्टार्ट में जब यही मुनव्वर झाड़ू लगाते लगाते वो माधुरी दीक्षित का स्टेप कर रहा था कि झाड़ू मार डाला, तो खोपचे में विकी भैया क्या गुफ्तगू कर रहे थे। विकी भैया गेम की ही चर्चा कर रहे थे ना, और उस ईशा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस ईशा को ये अंकिता लोखंडे फर्स्ट वीकेंड में प्रोटेक्ट करने की बातें कर रही। और ये ईशा जिसके बारे में विकी भैया अभिषेक के कानों में बातें डाल रहे थे, बाद में अभिषेक ने, आई थिंक बाद में नहीं, थोड़ा पहले ही अभिषेक ने पैर भी छुए थे अपने गुरुजी के। तो आप देखें कि जिस ईशा को ये अपनी बहन बोल करके, साली बोल करके कंधे पर लिए लिए चल रहे थे, अब उसी का पत्ता काटना चाहते हैं। तो पीठ पीछे विकी भैया कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फर्स्ट वीकेंड के बारे में मुनव्वर ने अलग ही नैरेटिव चलाया था, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जबकि कौन क्या है ये अपन तो सब कुछ देख ही रहे हैं। खैर यहाँ पर ये विकी जो रहता है वो अभिषेक को बोलता फिरता है कि ईशा जितनी भी दिखती है तेरी वजह से दिखती है, ये वो, अपने गेम पर फोकस कर। फिर हम देखते हैं कि वही मुन्ना भाई स्टाइल में वो दिल टूटा हुआ, दिल जला आशिक बना हुआ ये अभिषेक सडनली खानजादी से फ्लर्ट करना, फिर एक दूसरे की कंपनी इनको पसंद आने लगती है, ये सब कुछ चलता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो ये गे टाइप की जो हरकतें आपने देखी। हालांकि हो सकता है कि नवेद उस तरह से चीज़ें नहीं ले रहा हो, जब वो उसको गोदी में उठा करके समर्थ उसको ऊपर उठा रहा था, तो अंकिता और कुछ जो लोग आए थे वो, मतलब आप समझ सकते हैं, बिकॉज नवेद ने खुद को बाइसेक्सुअल बोला है, तो उसको तो हर चीज़ में प्लेजर ही मिल रहा होगा ना। जब उसका कुछ कपड़ा ऊपर अटक गया था और ये उसको गोदी में उठा रहे थे, तो काफ़ी ऑकवर्ड टाइप का था, बट इट वॉज अ फैमिली इशू। खैर इसी दौरान थोड़ी देर के लिए बिग बॉस ने ये जो अचानक भयानक है और ये जो सनी जो डायमंड वाली चड्डियां बेचने की गल बातें कर रहा था, उन्हें भी थोड़ा बहुत फुटेज दिया, और थोड़ा सा फुटेज उसको यूके राइडर को भी मिल गया, जब वो बात कर रहा था कि घर में छोटे छोटे सबके ग्रुप बने हैं। सो दैट क्या है कि यूके राइडर को भाई किंग ऑफ द वीक भी तो बनाना है। अगर वो देखेगा ही नहीं तो किंग ऑफ द वीक कैसे बनेगा यूके राइडर। मतलब यार मैं उसको क्या बोलूँ। एक वाक्य मैंने आपके सामने ऑलरेडी हाईलाइट किया ही है ना, कि मुझे ट्विटर पर कुछ वीडियो भेजे गए थे कि डीएसके भाई ये कट्टर सनातनी है, इसको सपोर्ट करना, ये वो। भाई मुझे वाइब नहीं आई थी, कहने को वो बाइकर है, लेकिन एक इवेंट में माइक पकड़ के लिप सिंग कर रहा था, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। तो मतलब ये राइडर था, बाइकर था, सिंगर था, या क्या था? कहने का मतलब है मेरा कि एक नंबर का चपड़गंजू लग रहा है ये मुझे यूके राइडर। सिर्फ बाहर इसको एल्विश की आर्मी और इसके जितने फैंस हैं, वो जो ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है ना, बस उसके सपोर्ट पर ये बंदा शो में आगे बढ़ना चाहता है। शो में कंट्रीब्यूशन के नाम पर तो ये यूके राइडर कुछ भी नहीं दे रहा है। और ये यूके राइडर जिसने एक वीक पहले एक मुद्दा हाईलाइट करा था कि ये जो मेकर्स हैं वीकेंड का वार में, अंकिता, विकी, ईशा और ये ऐश्वर्या, नील, इन्हीं के नाम पहले आते हैं, हम यूट्यूबर्स का नाम बाद में आता है। तो कल तो मौका था आपके पास, वो जो एक पॉइंट था वो हाईलाइट करने का। आप अंकिता को नॉमिनेट कर सकते थे, आप ऐश्वर्या को नॉमिनेट कर सकते थे, आप ईशा को नॉमिनेट कर सकते थे। मतलब वो टीवी वाले जिनके बारे में आप पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनमें से किसी को आप नॉमिनेट कर सकते थे ना भाई। लेकिन नहीं, आपने किसको नॉमिनेट करा? अपने ही उत्तराखंड की मनस्वी को, जिसके साथ आपने पहले एपिसोड में ज़बरदस्त हग किया था, और बाद में फिर मनस्वी का फटना भी लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो ये यूके राइडर, इसको ना गेम की समझ है ना कुछ समझ है। और मनस्वी के बाद यूके राइडर ने नाम दिया है सना का, और सना इत्तेफाक से इन्हीं के रूम की है। मतलब यूके राइडर ने एक बंदी को नॉमिनेट करा जो उसी के उत्तराखंड की है, एक यूके उत्तराखंड वाला कनेक्शन था, और लड़की ने इससे काफ़ी अच्छी बातें वगैरह भी करी थी, लेकिन उसी का पत्ता काट दिया। और सना जो इसके रूम में है उसी का पत्ता काट दिया। तो फिर किस मुंह से ये वीकेंड का वार के बाद बोला था कि टीवी वालों को ही प्रायोरिटी मिलती है? मतलब ये आउटसाइडर साले, मतलब खुद के लोगों के भी सगे नहीं हैं। चलो मान लेते हैं कि वो टीवी वाले जो हैं वो आगे एलिमिनेट नहीं होंगे, वो अच्छी खासी एमजी लेकर के आए हैं, बट आपका एक स्टैंड तो दिखता ना कि हाँ भाई आप उन चीज़ों को एकदम से भुला नहीं पाए हो, आपको आज भी सब कुछ याद है कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, ऐसा बोल सकता था ना भाई। वो जाए ना जाए, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज तो आना चाहिए ना कि हाँ भाई तू बराबर टक्कर देने के लिए आया है। तुझे भी पता है कि वो बंदी एलिमिनेट नहीं होगी, वो आगे टिक जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आया है। लेकिन एक होता ना, एक क्या बोलते हैं, एक दबंग अंदाज या फिर एक थ्रेट के रूप में तो सामने वाला तुमको लेना शुरू कर देता है। और हमने अक्सर देखा है कि कोई बंदा जब किसी को नॉमिनेट करता है
तो वो बंदा या बंदी जो नॉमिनेशन में आई है या फिर आते आते बच गई है, वो पैचअप करने की, सुलह करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, आपको अटेंशन देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। तो हाथ में एक मौका आया था यूके राइडर के, लेकिन उस मौके पर चौका मारना वो भूल गया और अपना ही ब्लंडर कर लिया। एक नंबर का डंब लगा है ये यूके राइडर, और इससे भी बड़ी वाली डंबर तो मनस्वी खुद, जो कि एक नॉमिनेशन में नाम क्या है, इतनी बौखला गई कि वो कांच पर ट्रेटर ट्रेटर लिखना शुरू कर दिया। मतलब ये डंब और डंबर साबित हुए हैं ये दोनों उत्तराखंड के लोग। मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रदेश से ये आए हैं वहाँ की थोड़ी लोक लाज या फिर वहाँ की मर्यादा का मान तो रखते। मतलब थोड़ा तो गेम अवेयरनेस दिखाने की उम्मीद कर रहा था। चलो मनस्वी, और मनस्वी तो भाई नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड लगी है। ये मनस्वी जो है, इन्हें 3 लोगों ने नॉमिनेट करा था। आई थिंक अनुराग ने करा था, और फिर किसने करा था, ईशा ने करा था, और आई थिंक ईशा का जो बॉयफ्रेंड है समर्थ। मतलब इसको मनस्वी को सिर्फ 3 वोट ही आए थे नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि बिग बॉस ने जो लिस्ट बताई थी उसके तहत अरुण का नाम था, सना का नाम था, ईशा का नाम था, और आई थिंक समर्थ का नाम था। आई थिंक ये 4 ऐसे ये जो नाम थे ये नॉमिनेशन की लिस्ट में थे। फिर ये जो नंबर 2, जो मोहल्ला नंबर 2 है, उन्हें एक अधिकार दिया गया 100 सोनार की एक दिमाग की ये डायलॉग बोल करके मुनव्वर फारूकी एंड गैंग ने मनस्वी का नाम डाला था। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये रूम नंबर 2 या मोहल्ला नंबर 2 को एक पावर नहीं मिलती तो मनस्वी जी जो हैं वो नॉमिनेशन में नहीं आती, लेकिन मुनव्वर एंड गैंग ने इनका नाम दिया तो ये नॉमिनेशन में आ गई। उसके बाद यही मनस्वी मैडम मुनव्वर से ही बात करती हैं कि अनुराग ने मेरा नाम डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। अरे अनुराग ने तुम्हारा जब नाम डाला था उसके बाद ईशा और समर्थ ने भी डाला था, लेकिन तब तक तुम नॉमिनेशन में नहीं थी क्योंकि तुम्हें इतने वोट नहीं आए थे। तुमसे ज्यादा वोट तो ईशा, समर्थ, अरुण और इसको सना को आ चुके थे। तुमको तो मुनव्वर एंड उसके मोहल्ले वालों ने नॉमिनेशन में डाला, और तुम उसी मुनव्वर से बात कर रही हो यूके राइडर के बारे में कि स्टूपिड है, ट्रेटर है। मतलब आप देख रहे हैं एक नंबर की बेवकूफ लगी है ये लड़की, क्या नाम है इसका, मनस्वी। और इसने जो पॉइंट हाईलाइट करा था, गीली कपड़े, गीली डांस, वो जो एक्शन जैक्सन पिक्चर में जो इसका सीन था जिसके ऊपर समर्थ ने कुछ टिप्पणियां करी थी। अब यहाँ पर एक पर्सनैलिटी रिवील होती है अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे जो कि फर्स्ट वीकेंड का वार में मनारा को खूब खरी खोटी सुना रही थी, जब मनारा ने कहा था कि ये ईशा जैसी लड़की अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई तो किसी की क्या होगी। अब वक्त के साथ तो मनारा की ही बातें सही साबित हुई हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप सबने देख लिया कि कभी ये इसको अभिषेक को बोलती थी ऐसा वैसा, मारता कूटता है, फिर उसी के साथ बेड शेयर करना, फिर वो समर्थ को बोलती है तो फ्रेंड है, फिर अगले एपिसोड में हाँ बॉयफ्रेंड है, फिर गुची गुची का मुरब्बा चल रहा है। तो ईशा किसी की सगी नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ईशा मालवी ने ठगा नहीं। उस ईशा मालवी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी वकील बन पड़ी थी, और बड़े बड़े ज्ञान दिए थे अंकिता लोखंडे ने कि एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो जब समर्थ इसका मनस्वी का वो गीली गीली करके मजाक उड़ा रहा था, तो ये लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन या फिर लड़की के बारे में ऊंची नीची बातें मत करो, ये ज्ञान तब कहाँ चला गया था इनका, सो कॉल्ड ईशा की प्रोटेक्टर और लड़कियों की जो प्रोटेक्टर हैं। इनफैक्ट ईशा के बारे में तो अंकिता के पतिदेव ही उसका पत्ता काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अंकिता भी स्पाइनलेस, जिधर भजन उधर भजन। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे में वो बोल करके अच्छी लगेंगी। वो जो कन्वीनियंट वाला जो है ना, जो मुनव्वर ने ईशा के लिए बोला था, सेम चीज़ अंकिता लोखंडे पर भी अप्लाई होती है। उन्हें लगता है कि यहाँ बोल करके वो बड़ी बन जाएंगी, महान दिखेंगी, तो वो बोल देती हैं। लेकिन जब उनके पतिदेव या फिर उनके ग्रुप के लोग वैसी ही हरकतें करें तो फिर इनको क्या नाम इनका, अंकिता जी, इनको प्रॉब्लम नहीं है, फिर जान दो, मेरे को क्या पड़ी है यार, मेरे को क्या पड़ी। और अंकिता ही नहीं, घर की जितने भी महिलाएं, स्पेशली जिग्ना या रिंकू जैसी सीनियर जो सिटीजन्स हैं, उनका भी एक दोगलापन हमें देखने को मिला। जब सनी द तहलका ने नॉमिनेशन के टाइम पर समर्थ को नॉमिनेट करते हुए एक पॉइंट हाईलाइट करा कि समर्थ जब आया था और अभिषेक से इसका फेस ऑफ हुआ था तो दोनों ने माँ बहन की खूब गंदी गंदी गालियां दी थी। तो वो महिलाएं जो छोटी छोटी बात पर वर्ड पकड़ लेती हैं, जैसे कि अंकिता जो एक कैरेक्टर के ऊपर एक वर्ड पकड़ लेती हैं, तो उस समर्थ जिसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी, वो अभिषेक जिसने पलटवार में गालियां दी। हालांकि अभिषेक ने बाद में आगे बढ़ के सॉरी बोल दिया। अभिषेक का तो खैर हर एपिसोड के साथ एक इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। उसने आगे बढ़ के कबूल कर लिया कि भाई उसने गालियां दी हैं, आगे से नहीं देगा। बट व्हाट अबाउट अंकिता, जो कि किसी के मुंह से कैरेक्टर वर्ड निकले एक लड़की के लिए मैं सुन नहीं सकती, लेकिन इतनी गंदी गंदी गालियां आप सुन भी सकते हो। फिर ये जो बिग बॉस के अंदर जो ये जो है ना टेम्पटेशन आइलैंड जो खेल रही है ईशा और ये सिद्धार्थ, हालांकि मनस्वी को मैंने डम बोला, स्टूपिड बोला, लेकिन जो अब समर्थ को नॉमिनेट करते समय उसने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया था ना कि आपको बिग बॉस में नहीं आना था, आप दोनों को टेम्पटेशन आइलैंड में जाना था,
तो मनस्वी तो है जो कि बाहर से देख कर के आई है और शो के अंदर भी देख रही है कि ईशा और समर्थ कितने घटिया कितने फेक हैं, बट ऐसे घटिया कपल को और ऐसे घटिया और फेक कपल को जस्टिफाई करने के लिए अतरंगी लॉजिक, अतरंगी मुंह बना बना करके, मतलब सीधे मुंह तो ये बात तक नहीं करती अंकिता लोखंडे, हर चीज में 17 तरह के मुंह बनाएगी, 17 तरह के मुंह बनाएंगी, 17 तरह के बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करेंगी, जबकि हकीकत में ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बड़ा पाव खा के पतली गली से निकल जाती हैं अंकिता द लोखंडे। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि पीछे के सीजन में वो कद्दू लीना पोटी लीना की तरह अंकिता भी उसी ट्रैक पर चल रही हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाले तेवर में तो डे वन से ये विकी भैया भी चल रहे हैं, खुद को मास्टरमाइंड के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन उनका गेम बस घूम फिर करके नील ऐश्वर्या, नील ऐश्वर्या, नील ऐश्वर्या और अभिषेक को अपने प्यादे के रूप में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और शायद बिग बॉस को भी लग गया कि भाई ये बंदा अंकिता से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए अंकिता को थेरेपी रूम में ट्यूशन दिए गए, स्टेज पर सलमान खान ने भी ट्यूशन दिए, तो अंकिता क्या है कि थोड़ा सा अलग हट करके चलने की कोशिश कर रही हैं। और इस पैटर्न को नील ने तो पकड़ ही लिया था नॉमिनेशन टास्क के पहले, जब वो कह रहा था ना कि विकी और ये अंकिता की तरह हमको भी बाहर से प्लान करके आना चाहिए था कि अंदर आकर के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, कंटेंट बनेगा। तो अंदर नील भट्ट जो बातें कर रहा है वही बातें डे वन से मैं बाहर कर रहा हूँ। क्या नील ने मेरी बातें सुन ली क्या? नहीं, वो तो नहीं सुनी होंगी, लेकिन जो बातें मैंने कही कि ये विकी, अंकिता, ईशा, अभिषेक, मुनव्वर ये बाहर से अलायंस बना करके आए हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ रही है जो कि डे वन से प्लान की गई होगी। और इस चीज़ को तो इसने नील भट्ट ने भी हाईलाइट कर दिया था कि भाई ज़रूरी है क्या कि वीकेंड का वार आने से पहले लड़ा जाए। और कल उसने फिर बोल दिया कि अंकिता और विकी का तो पैटर्न ही ये है कि आए हैं मियाँ बीवी, साथ में नहीं बैठेंगे, फिर लड़ेंगे कि तू टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता। तो ये पूरा जो ड्रामा है ये टोटली स्क्रिप्टेड है और नील भट्ट इस चीज़ को समझ चुका है। अब मेरा मानना है कि नील भट्ट ने जिस तरह से अंकिता और विकी का पैटर्न पकड़ लिया है, समझ लिया, उसी तरह से वो थोड़ा गेम को और डिकोड कर ले तो आई थिंक वो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर करके आ सकता है। वो बोलता कम है, उसका फोकस नाचने और ऐश्वर्या को मनाने में ज़्यादा है। इन चीज़ों को अगर वो साइडलाइन करके गेम को डिकोड करे, पर्सनैलिटीज़ को डिकोड कर ले कि कौन सा कंटेस्टेंट कहाँ किस चीज़ में स्टैंड ले रहा है, बट वैसी ही परिस्थिति में वो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट स्टैंड लेता ही नहीं है। जैसे कि अंकिता को अच्छे से एक्सपोज किया जा सकता था, विकी को अच्छे से एक्सपोज, हालांकि विकी को वो सिर्फ ऐश्वर्या के ऊपर जो कुछ बोला है इसने विकी ने, उसी के आधार पर ये नॉमिनेशन वगैरह ये सब करा कि कमज़ोर कैसे बोल दिया। फिर सना को भी अंकिता नॉन डिजर्विंग मानती हैं, तो सना ने काफ़ी अच्छे काउंटर किए थे कि एटलीस्ट हम किसी की शेडो बनकर तो नहीं आए ना, अपने बूते आए हैं। मुझे लग रहा है कि मेकर्स की लाडली अंकिता को सना ने आईना कैसे दिखा दिया, तो सना को हो सकता है कि खरी खोटी भी सुनाई जाए। सना जो है वो नॉमिनेशन में आने के बाद ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं। उनके अंदर का वकील जो है वो नॉमिनेशन में आने से पहले चुप रहता है, नॉमिनेशन में आने के बाद अचानक से जाग उठा सना के अंदर का लॉयर। काउंटर अच्छा करा इन्होंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से जवाब दिए। और मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से मेकर्स और सलमान खान सना को शायद कटघरे में खड़ा कर दें। और क्या पता सना मनस्वी में किसी एक का जाना तो लाजमी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कौन जाना चाहिए? क्योंकि अरुण भाई जो है वो हैदराबादी मियाँ, उनकी तो भाई कल्ट फैन फॉलोइंग है, वो तो बच जाएंगे। समर्थ जो है वो तो ईशा के साथ अभी उसको और ज़्यादा ड्रामे खिलवाने मेकर्स को, तो इन दोनों को भी नहीं निकालेंगे। बचा कौन? ये मनस्वी और ये क्या नाम है यार, कौन सी लड़की यार, अरे ये सना। तो सना और मनस्वी में किसका पत्ता कटेगा? अब सना और मनस्वी में से किसका एलिमिनेशन हो सकता है, किसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं? और आई थिंक ये एक मेंटेलिटी रही होगी शायद कंटेस्टेंट की, सारे कंटेस्टेंट की। इनको लगा था, इन्होंने देखा भी है ना पिछले वीक की सानिया बंसल और सना, इन दोनों को सबसे कम वोट्स आए थे, तो शायद ये एक थॉट प्रोसेस लेकर के सबने सना का नाम दिया है। अब आप देख लीजिए, कहने को ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जब कोई लड़ाई होती है तो सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे के सपोर्ट में कूद पड़ते हैं, लेकिन उतनी ही शिद्दत से ये नॉमिनेशन में उस कंटेस्टेंट को निकालने के लिए उसका नाम भी दे देते हैं। आई डोंट थिंक कि सना का अरुण से, सनी से या अनुराग से या जिगना जो कि मुंह बोली मम्मी है इनकी सना की, जिगना ने भी नाम दे दिया सना का, तो आप समझ जाइए कि भाई मतलब यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। लेकिन बाहर फैंस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि भाई सच्चे रिश्ते हैं, सच्चा इमोशन है। कोई सच्चा इमोशन नहीं है भाई साहब, सब वहाँ मतलब का व्यवहार है। ये ईशा जो कि अंकिता को दीदी दीदी बोलती फिर रही है, इसी अंकिता का पत्ता कटने के लिए इसको अभिषेक के कान में बातें डाल रहा था ये विकी। और अंकिता का जो पालतू पपी है मुनव्वर, उसने ईशा का नाम दे दिया। और लॉजिक क्या दिए
ईशा से ज़्यादा ये लॉजिक तो अंकिता और मुनव्वर के खुद के ऊपर लागू होते हैं। वैसे लॉजिक से मुझे याद आया एक जो पॉइंट था, ईशा ने कहा था ना मनारा को कि ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो बिग बॉस ने टॉन्ट भी मारा था कि ठीक है हम स्टेबलाइजर दे देंगे। बिग बॉस कल अच्छे तरीके से बीच में कमेंट्री भी कर रहे थे जब अनुराग ने कहा था ना कि मनस्वी आई थी तो मुझे लगा था कि ये समर्थ की तरह जाएंगी और करेंगी, तो बिग बॉस ने बोला क्या करेंगी? अनुराग के पास कोई जवाब नहीं था, तो बिग बॉस ने क्या बोला? ओवर एक्टिंग। मतलब बिग बॉस भी जानते हैं कि ईशा और समर्थ और अभिषेक 50 रुपए कटने वाली ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस को यही पसंद है। बट हाँ, चलो बिग बॉस ने कह तो दिया कि समर्थ जो है वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। दैट मीन्स समर्थ, ईशा, अभिषेक का ड्रामा कतई रियल नहीं था। और मैंने तो थंबनेल भी डाली थी गजनी वाली एंड द ऑस्कर गोज टू, लेकिन कई लोगों ने कहा नहीं नहीं वो रियल है, रियल है। इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया अभिषेक, आपको लग रहा है क्या? एक दिन पहले तक बड़े वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, फिर अगले दिन खानजादी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, फिर गेम में उसका पत्ता कटने की बात हो रही है और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है वो अभिषेक। और यही नहीं, ईशा की माँ को भी ड्रैग कर लिया। क्या पता सलमान खान इस पॉइंट के ऊपर बोले कि एक तरफ तुम बात करते थे कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, फिर तुम उसी का कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हो, और ये धज्जियां उड़ा रहे हो तुम विकी के सामने। वो विकी जो कि अंकिता का पति है और अंकिता वो है जो कि लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन करने वालों को करारा जवाब देती हैं। तो चीज़ें इंटरलिंक हैं। अब सलमान खान ने अगर एपिसोड देखे होंगे तो इन चीज़ों को हाईलाइट करें, अंकिता, विकी, अभिषेक इन्हें एक्सपोज करें, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो अंकिता बहुत ही नेगेटिव लाइट में चली जाएंगे ना। वो जो सहूलियत वाला जो एक उनकी पर्सनैलिटी है कि भाई मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मैं मनारा को खूब खरी खोटी सुना सकती हूँ कि तुम लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, लेकिन अभिषेक और विकी जो कि इत्तेफाक से अंकिता के पति हैं, वो एक लड़की के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बट अंकिता को सब चलता है। अंकिता बोलेगी सर मेरे सामने नहीं हुआ ना, मेरे सामने नहीं हुआ तो मेरे को पता थोड़ी चलेगा। सही बात है, सही बात है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जो कि मैंने ज़रूरी समझा आपके सामने हाईलाइट करना। अब आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग, जिस तरह से कल का एपिसोड गया है, जो लॉजिक मुनव्वर दे रहा था कि भाई ये ईशा के लिए कि जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ नहीं बोलती है, तो जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तो ये मुनव्वर भी नहीं बोलता है। पीठ पीछे बोल रहा था कि विकी भाई ईंटों उखाड़ करके ले जाऊंगा, लेकिन सामने उसी विकी के साथ बैठ करके पंचायत करता रहता है। मतलब देख लीजिए, वो कंटेस्टेंट जो एक रूल अप्लाई करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर, वही चीज़ें उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट पर भी लागू हो जाती हैं, जैसे कि अंकिता पर, विकी या फिर ये लोग। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपका ओपिनियन? और जो अपॉर्चुनिटी मिली थी अनुराग द यूके राइडर को शाइन करने की, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की, अपना गेम अवेयरनेस दिखाने का, लेकिन वो भाई मौके पर चौका नहीं मार पाया और इतना बुरी तरह से स्टूपिड लगा है। और अनुराग को स्टूपिडिटी में पूरी टक्कर दी है मनस्वी ने। मनस्वी उस मुनव्वर के साथ बैठ करके हंसी ठिठोली कर रही हैं, जिसकी वजह से मनस्वी नॉमिनेशन में आई हैं। अदरवाइज नॉमिनेशन में तो 4 लोग ही थे ना। अल्टीमेट कॉल तो मुनव्वर एंड ग्रुप का था, लेकिन उसी ग्रुप के साथ वो बैठ करके ताली दे रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। तो गेम अवेयरनेस कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिला मनस्वी के रूप में। वो अनुराग को गाली दिए जा रही हैं, लेकिन अनुराग ने जब नॉमिनेशन में उसका नाम दिया था तब तक ये मनस्वी जी नॉमिनेटेड नहीं थी। मनस्वी नॉमिनेटेड हुई है मुनव्वर एंड उनके मोहल्ले की वजह से। बट इस चीज़ का एहसास मनस्वी को नहीं हो रहा है। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा जिस तरह से अंकिता लोखंडे मुंह बना बना करके जो बातें करती हैं, क्या आपको रियल लगता है हर चीज़ में नहीं, मेरे को नहीं लगता। मतलब 17 तरह, मतलब सीधे तरीके से भी बात की जा सकती है, लेकिन अंकिता लोखंडे एक एक सेकंड में ऐसे एक्सप्रेशन बदलती हैं, कभी नहीं अच्छा लगता, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। ओहो भाई, वो रियलिटी शो के अंदर भी वही एकता कपूर के सीरियल के एक्सप्रेशन पर एक्सप्रेशन दिए जा रही हैं। क्या आपको ये एक्सप्रेशन और ये जिस तरह से वो मुंह बना बना करके आंखें निकाल निकाल के बात करती हैं, दूसरों को नॉन डिजर्विंग बोलती हैं, वो ईगो जो एक वीक पहले था ना इनका कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, उसी तरह से वो सना को भी नॉन डिजर्विंग बोल रही हैं। मतलब कहने का ये है कि अंकिता इतनी ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरी पड़ी हैं। अच्छा, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना तो लाजमी है ना भाई। आपको थेरेपी मिल रही है, आपको वीकेंड पर ट्यूशन मिल रहे हैं, आपको एटलीस्ट 12 वीक की मिनिमम गारंटी मिली हुई है अपने पतिदेव के साथ, तो इतना सारा सपोर्ट सिस्टम आपको होगा तो घमंड तो आना लाजमी है। जैसे दिल्ली में नहीं, बाप को जानता, तेरे को पता मेरा बाप कौन है बेंचो करके दिल्ली के लौंडे जो एकदम इठलाते फिरते हैं, या फिर यूपी में एक्स एमएलए एक्स एमपी लिख करके जो इठलाते फिरते हैं, क्योंकि पावर का और पहुंच का जो नशा होता है ना, उस नशे में ये लोग
एकदम बौरा जाते हैं, बौखला जाते हैं और उसी तरह से इतना सारा जो सपोर्ट मिल रहा है ना अंकिता को, तो वो भी एकदम हवा में उड़ रही है और मुझे लग रहा है कि डे बाय डे, वीकेंड बाय वीकेंड अंकिता को और हवा में उड़ाया जाएगा और फिर डायरेक्ट टॉप 2 में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे चुबीना को और फेकसवी को खड़ा कर दिया गया था। क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।